Good evening students, welcome back to our channel. Next exam 8 PM that is conducted by आकर्षक अकेडमी। आज मैं सुभाष कुमार आज आपको पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोलिक्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और ये आपका लेक्चर नंबर 9 है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ प्रेशर। आपको याद होगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर में मैंने एक क्यूब का एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक एलिमेंट लिया था उसी फ्लूइड का जो कि क्यूब का एलिमेंट था। उस पर डिफरेंट फोर्सेस दिखा के, सारे प्रेशर फोर्सेस दिखा के मैंने ये प्रूफ किया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर विल बी अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विच विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड, यानी डो पी बाई डो एच इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, या फिर इसको हम रो जी भी लिखते हैं, ठीक है। और बाद में मैंने बताया था कि इसको अगर आप लिखते हो डी पी रो जी डो पी बाई डो एच लिखते थे, ठीक है। डो पी बाई डो एच इक्वल टू रो जी लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था हमारा कि सिंस देयर वाज नो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वेरिएशन क्या था ओनली वन डायरेक्शन में था, वो था वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसलिए इस पार्शियल प्रेशर को हम टोटल प्रेशर लिखते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो जो भी वेरिएशन है वो टोटल मतलब डिफरेंशियल होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो और टोटल डिफरेंशिएशन इसमें अगर लिख के हम ऐसे इसको लिखते हैं रो जी डी एच, और फिर इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये P इज इक्वल टू आता है रो जी को कांस्टेंट मानते हैं, चूँकि रो जो भी फ्लूइड का डेंसिटी होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड जी इज द नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कांस्टेंट रहेगा। एंड एच, तो एच ये वेरी कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में डी एच को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एच आएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू रो जी एच एक फॉर्मूला हमारा आया था, ठीक है। और ये P इज इक्वल टू प्रेशर होता है जब भी कोई फ्लूइड का केस लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई फ्लूइड का केस लेते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे H भरा हुआ है, कोई पानी कोई भी फ्लूइड है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे कोई बॉडी है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट h है, ठीक है, इसके सेंटर की हाइट h है, तो इस पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, दैट इज रो जी एच लग रहा होगा, ठीक है। इस पे प्रेशर लग रहा होगा, या फिर हम इस सरफेस पे बात करेंगे और ये अगर H1 है तो इस पे प्रेशर यहाँ बॉटम पे कितना लग रहा होगा, तो रो जी H1 लग रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे आगे, लेकिन अभी एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, दैट इज प्रेशर डायग्राम, ठीक है। तो प्रेशर डायग्राम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर डायग्राम। ओके, सो प्रेशर डायग्राम के बारे में अगर हम बोले कि ये एक प्लॉटिंग है, ठीक है। प्लॉटिंग है किसके बीच में, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है। मतलब उसका प्लॉटिंग है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये लिक्विड का सरफेस है, सॉरी ये लिक्विड का सरफेस है और इसको हम कहते हैं फ्री सरफेस, ठीक है। और फ्री सरफेस कहते हैं, ये साइन हमने हमेशा बताया था, जहाँ भी ये साइन आप देखो इट डज मीन दैट कि ये फ्री सरफेस है, ठीक है। तो फ्री सरफेस का साइन हम जहाँ भी देखेंगे, तो अब क्या है कि यहाँ पे एक मतलब कोई प्लेट रखा हुआ है, तो इस पर अगर हमको प्रेशर डायग्राम खींचना है कि इस पर प्रेशर डायग्राम कैसा होगा, तो इस पर जो हमेशा प्रेशर लगेगा हॉरिजॉन्टल प्लेट पे, ये प्रेशर हमेशा ऐसा लगेगा, ठीक है। चूँकि प्रेशर जब भी लगता है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। ये मैंने वेरी फर्स्ट क्लास इन दिस चैप्टर बताया था कि प्रेशर जब भी होता है तो क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका सरफेस और इस सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन से इसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में क्या होता है कि ये प्रेशर इंटेंसिटी भी हॉरिजॉन्टल ही होगा, फ्लैट ही होगा, ठीक है। और ये P इज इक्वल टू रो जी एच होगा, ठीक है। ये P इज इक्वल टू रो जी एच, या फिर इसको रो जी को हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं, दैट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर या फिर जो भी फ्लूइड दे रखी हो तो उसका, तो W H भी लिख सकते हैं इसको,
ठीक है, इस प्रेशर इंटेंसिटी को, तो यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी कितना हुआ, रो जी एच के बराबर हुआ। अगर यही सेम मतलब अगर ये सेम प्लेट को इस तरह से हम वर्टिकली खड़ा कर देते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको वर्टिकली खड़ा कर दिया तो अब पूछेंगे कि इसमें प्रेशर इंटेंसिटी कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये फ्री सरफेस से हाइट यहाँ पे h है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, मान लेते हैं कि h1 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें, तो यहाँ पे जो मतलब लगेगा प्रेशर, तो अगर इसको हम इस तरह से डिनोट करें, ठीक है, ये लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं अप टू सरफेस, ठीक है, इसको हम यहाँ तक डिनोट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और ये यहाँ पे ऐसे, सॉरी डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रेशर डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, जहाँ पे ये वैल्यू कितना होगा, तो रो जी एच के बराबर, रो जी एच या फिर इसको डब्ल्यू एच कह सकते हो, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू ये रो जी H1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर कोई वर्टिकल सरफेस हो, वर्टिकल सरफेस ये आपका वर्टिकल प्लेट था, और इस केस में ये काफ़ी थिन प्लेट है जिसकी थिकनेस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर थिकनेस कंसीडर करेंगे तो मे बी इट विल कम समथिंग डिफरेंट, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी थिकनेस को नेग्लेजिबल मान के चल रहे हैं, बहुत पतला प्लेट है। अब अगर यही प्लेट, सेम प्लेट सॉरी थिकनेस कुछ भी हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थिकनेस एक्चुअली जो इसका जो सरफेस है हम उसी पे प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस पे ये फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है, तो ये रो जी H1 मतलब रो जी एच यहाँ से यहाँ तक की हाइट h थी, तो ये रो जी एच यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट H1 थी, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक की हाइट H1 थी, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो रो जी H1 लग रहा है, और ये लाइन हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर ये चीज़, अगर यही प्लेट, ठीक है, और मैं पहला वाला मिटाता हूँ, अगर यही प्लेट इंक्लाइंड हो तो क्या होगा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेट के केस में मान लेते हैं कि कोई प्लेट है जो इस तरह से है, ठीक है, कोई प्लेट है जो इस तरह से है। अब इस प्लेट में कैसे होगा, तो इसमें आप भी जानते हो कि जो प्रेशर लाइन होगा वो कुछ ऐसे इस पर परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। अब जस्ट हम अभी हमको नहीं पता कि प्रेशर का डायग्राम कैसा होगा, लेकिन ये पता है कि ये जब भी प्रेशर इंटेंसिटी लगेगा तो इस पर परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं इसके फ्री सरफेस तक, जैसे हमने इन लाइन को एक्सटेंड किया था इसके फ्री सरफेस पर, और यहाँ से चूँकि ये ऐसा बन रहा था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, h, ये हाइट होगी h, ठीक है, और ये नीचे वाले सरफेस की हाइट h1 होगी, यहाँ से यहाँ तक h1 होगी, और यहाँ पे और इससे हम क्या करेंगे कि एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम बना ये होगा इंक्लाइन प्लेन के लिए, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो ये वाला फेस है डायग्राम का और ये वाला फेस, दोनों में डिफरेंस है, ये बड़ा ये छोटा है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट कम थी, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ये रो जी एच के बराबर लग रहा है, और यहाँ पे कितना लगेगा, तो रो जी H1 के बराबर, और ये एंगल एक बनाएगा, ठीक है, ये। और सिंस ये पहले से ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ और ये एक सिमिलर ट्रायंगल टाइप का फॉर्म करते हैं, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की तरह एक्ट करता है, और चूँकि यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, और ये वेरिएशन जो होगा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में वेरिएशन होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इस ऑरिजिन को काटेगी कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा कि हम यहाँ से लाइन लेंगे, ठीक है, और जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो रो जी एच के बराबर होगा, यहाँ पे रो जी H1, इसी तरह यहाँ पे रो जी एच और यहाँ पे रो जी H1, ठीक है। अब एक केस देखते हैं जिसमें कि अगर मान लेते एक ही सरफेस है, ठीक है, एक ही सरफेस और उसमें प्लेट मतलब दोनों क्या होता है कि वर्टिकल भी हो और इंक्लाइन भी हो, तब क्या होगा। ये तो 3 केस है, ये बेसिक केस है, मतलब केसेस हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन के केस में प्रेशर डायग्राम कैसा होगा ये हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे
कि अगर मान लेते कोई ऐसा सरफेस जो पानी में है जो जिसपे कि पॉसिबल है कि सारे मतलब एक ही साथ हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है, मतलब ये इसका फ्लैट वाला सरफेस है जो अंदर की तरफ डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है ये, और ये जो बाहर वाला है इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। अब इसमें कैसा डायग्राम बनेगा, तो इसमें जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, वो पहले तो एक फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस मान लेते कि ऐसा था, ठीक है, मान लेते ऐसा था फ्लैट सरफेस। तो इसमें ये थी इसकी बी और ये थी इसकी लेंथ, ठीक है, ये थी इसकी बी और ये थी इसकी लेंथ, और यहाँ पे ये हाइट इसका मतलब ये हाइट h1 है, ठीक है, और ये हाइट इसका h2 है, ठीक है, ये h1 है और ये h2 है, और ये जो इसका सेंटर मतलब CG है, ठीक है, इसकी लेंथ x बार है, ठीक है। तो इसका जो प्रेशर इंटेंसिटी डायग्राम बनेगा, ये इसका प्रेशर इंटेंसिटी डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन हमने बताया था, स्ट्रेट लाइन, तो ये ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक सरफेस ये जो इंक्लाइंड भी है, ठीक है, तो इस पे जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस पे, मतलब कैसा डायग्राम यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो ये इंक्लाइन के लिए ऐसा होगा, ठीक, मतलब, और यहाँ पे ये यहाँ तक आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये लाइन नहीं होगा, ये मैंने बस समझाने के लिए दिया था कि यहाँ पे मतलब इसको आप सीधा ट्रायंगुलर मत मानो, ये एक ट्रेपेजाइडल शेप का आ जाएगा, ठीक है, ट्रेपेजाइडल की तरह आ जाएगा। अब इसमें अगर हम मतलब कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो टोटल प्रेशर के लिए क्या करना होगा कि हमको इसका वॉल्यूम निकालना होगा, इस प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है, ये प्रिज्म का जो वॉल्यूम निकालेंगे तो वो टोटल प्रेशर होगा। तो इसको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे कि WH1 प्लस W और टोटल प्रेशर इज इक्वल टू WH1 प्लस WH2 डिवाइडेड बाई, और W इज नथिंग बट ρg, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू B इंटू L, ठीक है, B इंटू L, जिसमें कि आपका यहाँ पे ये B है, ठीक है, ये L है, ये L है, तो B इंटू L इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, प्लस W यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, जैसे ये जो प्रेशर आ रहा था P इज इक्वल टू WH2 के बराबर होगा, और ये WH1 के बराबर होगा, WH1 और ये WH2, तो यहाँ पे WH1 प्लस WH2 बाई 2 इंटू इसकी ब्रेड इंटू लेंथ, ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर है, इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट इस मेथड से हम निकालते नहीं है, तो ज़्यादा हम इस पर नहीं जाएंगे, बस आपको ये देखना है कि मतलब प्रेशर डायग्राम का बेसिकली आपको रफ आइडिया लेना था कि इसमें प्रेशर डायग्राम, और उसमें भी आपको बेसिकली जो फर्स्ट 3 केसेस बताए थे वही आपके काम का है, ठीक है। तो ये मेथड हम नहीं यूज़ करते हैं,
जनरली सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए, और प्रेशर फोर्स टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना हो, ठीक है, तो इस प्रिज्म का सेंट्रॉइड निकाल लेंगे तो हमको सेंटर ऑफ प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड निकालने का जो तरीका आपने सीखा है मैकेनिक्स में, उससे आप निकाल सकते हो। तो सेंट्रॉइड जब भी निकालेंगे तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है। और ये टोटल उस सेंटर ऑफ प्रेशर पे कितना प्रेशर फोर्स लग रहा है तो वो इसके बराबर होता है, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट प्रिज्म। तो वॉल्यूम इसके बराबर होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट का आधा करते हैं, ठीक है। ये मतलब एक एवरेज हाइट दोनों का ले लेते हैं, W1 + W2/2, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज B × L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब तरीका जो हम यूज़ करते हैं, ये तरीका हम मतलब आगे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बस मैंने एक रफ एस्टिमेशन के लिए ये बताया था। तो बेसिकली ये प्रेशर डायग्राम तीन ही तरह के आपको पढ़ने थे, दैट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड, जो कि मैंने शुरू के 3 केस जो बताए थे, ठीक है। तो ये होता है प्रेशर डायग्राम। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेशर डायग्राम के बाद, अब जो हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक क्या क्या पढ़े, तो पास्कल्स लॉ पढ़े, वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ा हमने, और उसके बाद ये प्रेशर डायग्राम पढ़ा। तो प्रेशर डायग्राम का यूज़ आएगा आपको, मतलब यूज़ कहीं नहीं आएगा, ठीक है। इसका बस ये थ्योरी में आपको था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कि प्रेशर डायग्राम आपको जानना है, तो मैंने बता दिया। कहीं के न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे, किसी बुक में आप देखते हो कि प्रेशर डायग्राम दे रखा है, तो वहाँ प्रेशर डायग्राम का मतलब आपको अगर वहाँ पे समझना होगा तो वो डायग्राम ऐसा ही होगा। इंक्लाइंड के लिए हमेशा ट्रेपेजाइडल शेप का बनेगा, ठीक है। और ये मतलब जब भी कोई इस तरह का हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो उसके लिए फ्लैट होगा, और जब कोई वर्टिकल प्लेट होगा तो वर्टिकली फ्लैट होगा, ठीक है। तो उस तरह के डायग्राम आप देखोगे आगे चलकर न्यूमेरिकल्स में, कहीं कहीं बुक में डायग्राम दे रखे होते हैं, वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और अगर उसे ड्रॉ कर रहे हो तो उससे आपकी कॉपी की जो इवेल्युएशन करेंगे एग्जामिनर, वो बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम मैं करा देता हूँ, बाकी क्या आप लोग कर लेना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोलिक प्रेस हैज 30 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। ये पहला क्वेश्चन है। और हाइड्रोलिक प्रेस has 30 centimeter of diameter 30 centimeter of diameter रैम एंड 30 सेंटीमीटर डायमीटर का रैम है एक, एंड 5 cm ऑफ डायमीटर ऑफ डायमीटर प्लंजर। इसकी जो प्लंजर है उसकी डायमीटर कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड बाय plunger is 400 Newton. Weight lifted by hydraulic press. Hydraulic press when the force applied by plunger is 400 Newton. Applied by plunger is 400 न्यूटन। तो मैंने बताया था एक, जब मैं आपको पास्कल्स लॉ पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये वही मतलब कॉन्सेप्ट है जिस पास्कल्स लॉ के कॉन्सेप्ट से ही हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करते हैं। जैसे आप सर्विस सेंटर में जाते हो, कभी आप देखते होंगे कि क्या करता है कि आपकी बाइक को
या फिर आपकी कार को एक स्टैंड पे खड़ा कर देता है, वो पैर से कुछ ऐसे पुश करता है, ठीक है, इस तरह से पैर से पुश करता है और वो आपका बाइक उठते जाता है, ठीक है। तो वो बहुत नॉर्मल फोर्स लगाता है, लेकिन आपकी बाइक बहुत हैवी होती है, लगभग 150 किलो की आपकी बाइक होती है, तो वो बाइक फिर भी मतलब उसके नॉर्मल फोर्स से उठ जाती है। तो फोर्स का डिफरेंस कितना हो सकता है ये हम देखेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस पे, तो ये इसके एरिया पे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ऐसा एक हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। इसकी डायमीटर कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर है। ओ, यहाँ पे एक रैम लगा है, ठीक है, यहाँ पे एक रैम लगा है जिस पे कि कोई मतलब वेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई वेट है इस पर W, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लंजर लगा हुआ है, प्लंजर है, और जिस पे फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन। डायामीटर दे रखा है, इसकी डायामीटर 5 सेंटीमीटर एंड इसकी डायामीटर है और 30 सेंटीमीटर। तो हम इसको इस कैपिटल ए से और इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और स्मॉल ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गिवन डेटा में लिखेंगे, गिवन डेटा डाया ऑफ क्या था, लिफ्ट हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। तो डाया ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस का यहाँ पे क्या करेंगे कि कैपिटल डी से लिखेंगे, D इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, या इसको 0.3 मीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर को हम 0.3 मीटर लिख सकते हैं। अब ये कैपिटल D दे रखा है, स्मॉल d भी दे रखा है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम 0.05 मीटर 100 से डिवाइड कराएंगे तो मीटर में कन्वर्ट होता है। हमारा कन्वर्शन फार्मूला क्या है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/100 मीटर, तो ये 0.0 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चूँकि डी निकल गया है दोनों का, और एफ इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 400 न्यूटन। तो फिर यहाँ पे डब्ल्यू पूछा है, डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू का भी वेट, मतलब वेट का भी यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा, ठीक है। मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मतलब क्या कि प्रेशर फ्रॉम पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ। तो सबसे पहले पास्कल्स लॉ मतलब अप्लाई करने के लिए सबसे पहला कंडीशन देखेंगे, इज दिस फ्लूइड स्टैटिक, मतलब कि ये फ्लूइड स्टैटिक है कि मूविंग है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक है, जो भी इसमें फ्लूइड बढ़ा हुआ है वो स्टैटिक है। तो अगर ये फ्लूइड स्टैटिक है दैट मीन्स कि वी कैन अप्लाई पास्कल्स लॉ हियर, ठीक है। तो अगर हम पास्कल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो प्रेशर एट पॉइंट दिस, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वहाँ यहाँ भी वही प्रेशर लगेगा, यहाँ भी वही प्रेशर लगेगा, सारे जगह प्रेशर सेम ही लगेगा। तो मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, मतलब ए पॉइंट पे जो प्रेशर है, इफ़ दिस पॉइंट इज ए एंड इफ़ दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू, मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है। तो पी ए जानते हैं हम लोग कि फोर्स पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई कैपिटल ए लिख सकते हैं। कैपिटल ए हमने इसका एरिया क्रॉस सेक्शन माना था, और पी बी इज इक्वल टू एफ बाई फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे एरिया स्मॉल ए माना था, ठीक है। तो विच इम्प्लीज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल ए बाई स्मॉल ए लिख सकते हैं इसको, ए को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल ए को पाई इंटू कैपिटल डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल ए को पाई इंटू स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं। ये पाई बाई 4 और पाई बाई 4 एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा फार्मूला रिड्यूस हो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू और डी बाई डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम वी कैन पुट दिस फार्मूला, मतलब डेटा। तो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 न्यूटन, ठीक है। और ये कैपिटल डी का वैल्यू था 0.3 मीटर और ये था 0.05 मीटर, मतलब 5 छक्का 30, 6 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो 36 इंटू 400, ठीक है। तो ये आएगा आपका वेट, ठीक है। और वेट आएगा वो कितना न्यूटन आएगा, तो 36 इंटू 400 इज इक्वल टू, इट विल कम 14,400 न्यूटन, 14,400 न्यूटन।
तो हम क्या देखते हैं कि बस ये डायमीटर को हमने 1/6 किया, मतलब कि इसका छठा भाग यहाँ पे डायमीटर लिया, तो फोर्स जो हमने 400 न्यूटन लगाया था यहाँ पे 14,000 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब मतलब कि अगर 40 किलो का कोई, मतलब 40 केजी मास का कोई मतलब हमने पैर से फोर्स लगाया, ठीक है, 40 केजी का, तो अब यहाँ पे 14,000 केजी तक हम उठा सकते हैं, मतलब एक ट्रक ही उठा सकते हैं, ठीक है, 40 केजी का वेट लगा के। तो ये मतलब प्रिंसिपल पे काम करता है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। जहाँ भी सर्विस सेंटर में आप कार देखते हो या फिर बाइक देखते हो तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे आपने फोर्स लगाया 400 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, इसकी डायमीटर कम थी, और तो यहाँ पे जो W था वो W का वैल्यू आया 400 न्यूटन, 14,400 न्यूटन, ठीक है। ये 0.36 डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल, सॉरी ये 6 बार में कटेगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 0. ओके, सो ये क्वेश्चन यहीं तक होता है। मतलब इससे एनालिसिस हमने यही किया कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स डाल के उसकी डायमीटर बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूला बताया था रोजी एच पे, उस पर भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर इंटेंसिटी, कैलकुलेट द प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू कॉलम ऑफ of 0.3 meter, column of 0.3 meter of पहला क्या है, इसमें 3 अलग अलग केस है, ठीक है। पहला है ये कॉलम वाटर का है, दूसरा है इसमें ये कॉलम एक ऑयल की है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ये मरकरी है, मतलब Hg है ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। मरकरी के केस में आपको बहुत बार क्वेश्चंस में क्या मिलेंगे कि सिर्फ Hg लिखा होगा या सिर्फ मरकरी लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद रखनी है, दैट इज 13.6, ठीक है। मरकरी और वाटर, ये दो चीज़ों का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि मरकरी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी आप फ्लूइड प्रेशर मेज़र करने के लिए मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, लाइक मोनोमीटर या डिफरेंशियल मोनोमीटर, ये सारे जितने भी आप यूज़ करते हो प्रेशर मेज़र करने के लिए, तो वहाँ पे मरकरी भरा होता है, ठीक है। अब चूंकि मरकरी भरा होता है तो वहाँ पे आपको मरकरी का डेंसिटी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और डेंसिटी के लिए क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 कोई रूल नहीं है मल्टीप्लाई करने का, 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली में वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है वाटर की डेंसिटी से, ठीक है। वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करनी होती है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो पहला देखेंगे वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस इज वाटर, एच कितना दे रखा है, एच इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ठीक है। वाटर के केस में क्या होगा, तो रो वाटर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1000 होता है। तो यहाँ पे वाटर के केस में हुआ P इज इक्वल टू रो जी एच। मैंने बताया था कि ये फार्मूला निकल के आता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो हमने और डेरिवेशन कराया था वहाँ से ये फार्मूला निकल के आता है, रो इज इक्वल P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी प्रेशर कितना लगेगा, रो जी एच के बराबर। तो रो यहाँ चूँकि बात वाटर की हो रही है तो रो वाटर लिखेंगे, ठीक है, रो वाटर इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो रो वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर की होता है, इंटू जी की वैल्यू 9.81 करेंगे और इंटू एच की वैल्यू 0.3 मीटर करेंगे और जो भी आंसर आएगा लिख देंगे। तो ये आंसर आएगा आपको 2943 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2943 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये पूछे कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आप इसको कन्वर्ट करके बताओ तो 2943 इंटू 10⁻⁻4 करोगे आप, ठीक है, एंड न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये -4 से करोगे तो 0.2943 आ जाएगा, मतलब कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एरिया के लिए देखेंगे वो प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। मैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर नहीं, प्रेशर की बात कर रहा हूँ, टोटल प्रेशर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना प्रेशर लगेगा तो 0.2943, लेकिन वहीं अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इस तरह से ऐसे मतलब हो जाएगा, पूरा ये कवर करेगा, तो ये 2943 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरा इसमें केस है ऑयल वाला, तो ऑयल, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.8, तो रो ऑयल कितना होगा, रो ऑयल बराबर रो वाटर इंटू एस, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 800, ठीक है। तो रो वाटर हमने निकाल, रो ऑयल निकाल लिया। अब यहाँ पे P इज इक्वल टू निकालते हैं, तो रो ऑयल इंटू एच जी, ठीक है, रो जी एच, जी एच, ठीक है। तो रो ऑयल हम लिखेंगे 800 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू 0.3, इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम अराउंड 2354.4, 2354.4 न्यूटन पर मीटर square, and again you can calculate in per centimeter square by multiplying 10⁻⁻4 centimeter. Okay, so the next condition is hg, hg है तो s इज इक्वल टू एस एच जी कह सकते हैं, तो एस एच जी इज इक्वल टू 13.6, इसलिए रो एच जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1000 इज इक्वल टू 13600, ठीक है। और यहाँ पे P की बात करेंगे तो रो एच जी इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे 13600 इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू 0.3, फिर इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 40,025 न्यूटन, 40,025 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप CM स्क्वायर में तो 4.0025 न्यूटन पर CM स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आपको मतलब कन्वीनियंट लगे वो लिख सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा P इज इक्वल टू रो जी एच पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत बेसिक है, मतलब हो सकता है कि इतना भी इजी एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन ये क्या होगा कि आगे न्यूमेरिकल्स में आपको हर जगह डायरेक्टली रो जी एच करके प्रेशर निकाल देगा, तो हो सकता है वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने एक आपको एग्जांपल देके बता दिया है कि जिससे कि आगे आपको चीज़ें समझने में, मतलब बेसिक चीज़ें ये अगर आप जानते रहोगे तो आगे बड़ी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन टैंक कंटेन्स वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ एंड
open tank contains water up to a depth of 2 meter and above. And above it, an oil of specific gravity, 0.9 for a depth of 1 meter, 0.9 for a depth of 1 meter, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी, find the pressure intensity पहला, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है, एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड, एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स, और दूसरा क्या कर रहा है, एट द बॉटम ऑफ टैंक, एट द बॉटम ऑफ टैंक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है, इसमें 2 मीटर तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी है इसमें, और इसके ऊपर 1 मीटर, ठीक है, एक ऑयल भरा हुआ है, इसके ऊपर 1 मीटर एक ऑयल भरा हुआ है, 2 अलग अलग लिक्विड है। ऑयल क्या होता है, पानी में इमिसिबल नहीं होता है, ठीक है, मतलब घुलनशील नहीं होता है, मतलब ये पानी में नहीं घुलेगा। तो यहाँ दोनों के इंटरफेस पे प्रेशर कितना होगा, जबकि इसकी हाइट 1 मीटर है और ये कितना है, 2 मीटर, ठीक है। तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, दैट इज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, एस इक्वल टू 0.9, एंड वाटर का रो इक्वल टू हम जानते हैं 1000, ठीक है, रो इक्वल टू 1000। तो रो ऑयल कितना होगा, रो ऑयल इज इक्वल टू 0.9 इंटू 1000, 900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, 900 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है एट द इंटरफेस, पहला जो कंडीशन है एट द इंटरफेस, हमने क्या बताया था कि जो भी फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, रो जी इंटू एच के बराबर होता है, और रो क्या होता है, उस फ्लूइड की, जिस फ्लूइड में है उसकी डेंसिटी के बराबर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऑयल भरा हुआ है, मतलब कि यहाँ के ऊपर जो भी प्रेशर लग रहा है वो ऑयल के कारण लग रहा है, वो वाटर के कारण नहीं लग रहा है, ऑयल के कारण लग रहा है, ठीक है। तो ऑयल यहाँ पे हम लिखेंगे P इज इक्वल टू P1, इसको कहते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा इसको P1 कहते हैं और इसको P2 कहते हैं, ठीक है, ऐसे P2 कहते हैं और इसको P1 कहते हैं, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो ऑयल इंटू जी इंटू H1 इज इक्वल टू 900 इंटू 9.81 इंटू H1 कितना होगा, 1 मीटर, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 72 की 2, 9 9 81 और 8 81 7 88 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद
सेकेंड क्या कह रहा है, एट द बॉटम ऑफ टैंक, एट द बॉटम ऑफ टैंक। अब यहाँ पे चूँकि इसके ऊपर वाटर है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे प्रेशर किसके कारण लगेगा, वाटर पे, वाटर के कारण कि ऑयल के कारण, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बात करें और ये कनेक्टेड किससे, तो वाटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मे भी आप कंफ्यूज हो गए, तो आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे आप एक मतलब वेट लेके सर पे चल रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ भी वेट हो सकता है, लाइक कि टोकरी में कुछ फ्रूट्स लेके जा रहे हो, ठीक है। हमने क्या किया कि उस पर एक 10 kg का वेट ला के रख दिया, तो आपके सर पे जो प्रेशर लग रहा था, ठीक है, आपके सर पे जो प्रेशर लग रहा था, अब वो प्रेशर क्या होगा, वो अगर सिर्फ जो प्रेशर मतलब अगर ये सिर्फ वाटर के कारण लगना होता तो मेरे 10 kg रखने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन चूंकि आपको अब भारी लगने लगा है पहले से, तो मतलब क्या कि उसके ऊपर जो हमने वेट रखा उसके कारण भी प्रेशर लग रहा है, ये ऑयल के कारण भी। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस P2। तो इंडिपेंडेंटली अगर P2 का मतलब यहाँ से यहाँ पे P2 कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ इसके कारण जो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर P मानते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू होगा P1 प्लस P2। P1 किसके कारण होगा, तो ऑयल के कारण, जो कि हमने 8829 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। और P2 कितना होगा, तो 1000 इज इक्वल टू रो ऑयल इंटू G इंटू H1 प्लस रो वाटर इंटू G इंटू H2, ठीक है। तो यहाँ पे 8829 इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है, ये डायरेक्टली यहाँ से उठा लिया। और ये 1000 इंटू 9.81 इंटू 2, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8 दोनों 8829 प्लस 19,620 इज इक्वल टू, अब जब दोनों इसके कारण कितना लग रहा है, सिर्फ पानी के कारण 19,620 लगना था, लेकिन चूंकि इसके ऊपर ऑयल भी है तो ऑयल का भी प्रेशर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जब आप इसको जोड़ोगे तो 28,449 आएगा, ठीक है, 28,449 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसको फिर आप लिख सकते हो 2.8449 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर सेंटीमीटर, कुछ मत करना, 4 अंक गिनना इधर से राइट साइड से, 1 2 3 4, उसके पहले दशमलव बिठा देना। हमने क्या किया, 1 2 3 4 अंक गिना और दशमलव बिठा दिया, ठीक है। वहीं अगर मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 4 के जगह पे कितने अंक गिनोगे, 6 अंक, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm होता है या 10⁻³ mm होता है, तो स्क्वायर में 10⁻⁶ होगा, तो 6 अंक हटा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो ये थी बातें रिगार्डिंग प्रेशर की। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए आपके अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जिसको भी आप जानते हो उसको शेयर करो, जिससे कि मैक्सिमम लोग ये फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करते रहो, क्योंकि आपके कमेंट देख के हमें और आगे अच्छे से पढ़ाने की हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।